बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में पेट्रोटिज्म की फर्स्ट पार्ट भी शेयर किया था, फिर उसका सेकंड पार्ट भी शेयर किया। अब जो है वो थर्ड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज का। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो बेटे, नेक्स्ट लेक्चर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर भी कुछ जो है ना वो आपके टेंसेस के बारे में बात की गई है कि राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर डे। आपने वो जो कि अपनी डायरी में ना डे एंटर करने हैं कि आपने जो इस दिन में क्या किया या क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो इसमें आपने मुख्तलिफ 5 जुमलों का इस्तेमाल करके आपने वो 5 जुमले लिखने हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगी। आगे वो कहते हैं राइट द इवेंट्स लिस्टेड बिलो, कि अब जो है ना नीचे जो इवेंट्स दिए गए उनको पढ़े। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को जो है ना वो आप शिनाख्त करें कि कौन सा टेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यूज्ड इन ईच इवेंट, और हर इवेंट को पढ़ते हुए फिर कहते हैं प्लेस द इवेंट ऑन द टाइमलाइन। फिर टाइमलाइन के ऊपर आप उनको जो है ना प्लेस करें इन द करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर टेंस एंड दैट गिवन डेट्स। अब यहाँ कहते हैं जो डेट्स वगैरह दी गई है ना, आपने टाइमलाइन होता है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगी कि टाइमलाइन कैसे होता है। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आगे वो कहते हैं जी कि आई विल हैव ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय द नेक्स्ट जून। तो बताने का तो इतना इसमें है नहीं, आपको मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर इसका जो सीक्वेंस है वो बना के मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आगे अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट ग्रामर की, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे जेरेंड। अब जेरेंड जो है ना वो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के लिए चाहे 9th क्लास है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, वो अक्सर जो है ना वो ग्रामर के पोर्शन में जेरेंड का पूछ लेते हैं कि जेरेंड होता क्या है। तो बेसिकली जेरेंड ऐसा वर्ड जो है वो वर्ड होता है जिसमें आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना देते हैं, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर एग्जांपल में है स्विमिंग, स्विम, ठीक है। स्विम एक वर्ब है, अगर मैं इसके साथ आईएनजी लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, स्विमिंग बन जाएगा। और जब स्विमिंग बन जाएगा, ये वर्ब से जो है वो नाउन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना उनको मुख्तलिफ उन्होंने बना के हमें दिखाए गए हैं। जी तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में हमें यूज करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले है कि एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि एज अ सब्जेक्ट के ये जो जेरेंड हमें सब्जेक्ट की जगह पर भी मिलता है। लाइक स्विम, अगर हमारे पास तैरना है तो मैंने इसके साथ आईएनजी लगाकर उसका नाउन बना दिया, तो ये क्या बन गया, स्विमिंग इज फन, कि स्विमिंग क्या है, एक मजा है, फन है। और आगे वो कहते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, हम इसको ऑब्जेक्ट वर्ब को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक रीड जो है ना वो हमारा क्या है, एक वर्ब है, जब हमने इसके साथ आईएनजी लगाया तो रीडिंग बन गया। अब हम इसको एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। शी इंजॉयज रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करती है, वो पढ़ना उस लुत्फअंदोज होती है, पढ़ने से लुत्फअंदोज होती है। आगे आफ्टर प्रोपोजिशन बात करें, प्रोपोजिशन वो होता है प्रीपोजिशन, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन का जो ताल्लुक होता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रोपोजिशन के बाद जो जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। अब अबाउट हमारा प्रोपोजिशन, उसके बाद क्या इस्तेमाल हुआ है हमारा जी, जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। गो हमारा वर्ब और आईएनजी लगा के हमने इसको जेरेंड बना दिया, हमने इसको नाउन बना दिया। कहते हैं आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ और भी वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जो है ना वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, उसने जो है ना वो जल्दी मीटिंग की तजवीज दी, ठीक है। होप सो कि आपको जेरेंड की चीज समझ आई हो कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड बेटे वो होता है कि वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर उसको जो है ना वो जेरेंड की फॉर्म दे देते हैं, और वो एज अ फंक्शन क्या काम करता है, नाउन काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इन्फिनिटिव। बेटे अब इन्फिनिटिव की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटिव जो है ना वो क्या होता है, कहते हैं इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रोसीडेड बाय टू, कि ये भी एक वर्ब की बेस होती है जिसके साथ ना हम टू लगा के इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, वर्ब के साथ टू लगा के। और अक्सर आपने जुमले में देखा होगा जिसमें जो है ना वो दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, तो एक वर्ब को हम सेंटेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जब हमने वर्ब यूज करना होता है तो उसके साथ हम टू लगा देते हैं। तो वहां पर ये कि हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये बात और याद रखें कि मैंने आपसे कहा कि जब सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे होते हैं, दो वर्ब इस्तेमाल होने से मुराद है कि इसमें दो काम हो रहे होते हैं, कि एक काम के साथ दूसरा काम, ठीक है। वो भी हम आगे मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है बेटे, उसमें एक वर्ब को आप अपने जुमले के मुताबिक लगाते हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो भी आप सेंटेंस जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं ना टेंस का,
आपने एक वर्ब को उसके मुताबिक लगाना है। जब आपने दूसरा वर्ब इस्तेमाल करने लगना तो आपने टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये जो है वो इन्फिनिटिव की पहचान है कि जब टू लगा होता है टू के बाद हमेशा आपको जो है फर्स्ट फॉर्म ही नजर आएगी। यहाँ पर आप कहते हैं एज अ सब्जेक्ट अगर हम यूज करें सेंटेंस में तो वो कैसे होता है, टू एरर इज ह्यूमन। ठीक है, आगे अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो कहते हैं ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच, कि वो क्या सीखना चाहता है जी, वो फ्रेंच की जुबान है वो सीखना चाहता है। ठीक है जी, तो आगे हम इसको एडजेक्टिव के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल में बता रहे हैं कि शी इज अगर टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए वो तैयार है। ठीक है, अब अगर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और टू स्टार्ट मींस के यहाँ पर भी हमारा जो है वो इस्तेमाल किया गया, इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया गया। अब कहते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी मकसद को बयान करने के लिए भी हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। आई वेंट टू स्टोर बाय मिल्क, कि मैं जो है वो स्टोर जो है वो गई क्या खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं gerund versus infinitive। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि there are certain verbs in English that can be followed by either a gerund or an infinitive, but choosing one over the other can change the meaning of the sentence। अब यहाँ पे कहते हैं कि कुछ ऐसे words होते हैं जिनको gerund या infinitive के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं, और जब gerund में उनका जो है वो मीनिंग मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन जब infinitive में हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। लाइक रिमेंबर में वो बात करते हैं gerund में रिमेंबर है तो रिमेंबर एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा रिमेंबरिंग बन गया है, तो कहते हैं रेफर्स टू रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि यहाँ पर रिमेंबरिंग क्या बताएगा कि ऑलरेडी कोई चीज वाक़या हो चुकी है। ठीक है, कि जब हम रिमेंबर होता है याद करना। ठीक है, लेकिन जब जेरेंड आईएनजी लगेगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, refers to remembering something that has happened already, कि कुछ चीज जो है ना वो पहले ही वाक़या हो चुकी है। ठीक है, आगे एग्जांपल में बात करते हैं कि I remember meeting him last year। अब यहाँ पर यू मेट हिम लास्ट ईयर, यहाँ पर उसे याद है कि मैं जो है ना वो आखिरी जो है ना साल लास्ट जो है ना वो पिछले साल में उससे मिला था। तो एंड नाउ यू रिकॉल द इवेंट, अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप उस इवेंट को दोबारा याद कर रहे हैं। होप सो कि आपको उसकी समझ आई होगी। आगे वो कहते हैं इन्फिनिटिव में रिमेंबर टू प्लस वर्ब। अब यहाँ पर रिफर्स टू रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, इसमें रिमेंबरिंग जो है वो किसको रिफर कर रहा है कि फ्यूचर में कुछ होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहते हैं रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, कि आप उसे कल मिलेंगे। बेटे यहाँ पर वो कहते हैं कि यू नीड समथिंग इन द फ्यूचर, कि आपने क्या करना है कि आपको फ्यूचर में आपने कुछ करना है। तो होप तो कि आपको बेटे रिमेंबर की जेरेंड और इन्फिनिटिव के लिहाज से समझ आ रही होगी कि इनमें जो है ना वो क्या मतलब। जेरेंड में जो है वो रिमेंबर का मतलब होता है कि आपने एक चीज को रिकॉल करना है, और इन्फिनिटिव में जो है वो रिमेंबर का मतलब होता है कि आपने जो है वो फ्यूचर में कुछ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बेटे आपको एग्जाम्पल मैंने बता दी, यू नीड टू रिमेंबर टू डू दिस फ्यूचर एक्शन, कि आपने जो है ना इस एक्शन को फ्यूचर में करना है। अगर स्टॉप में कहते हैं स्टॉप के साथ अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो कहते हैं रिफर्स टू चेजिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि आपने एक एक्टिविटीज को जो है वो रिमूव करना है, रिमूव कर लें कि आपने उसको स्टॉप करना है। ठीक है, एग्जांपल में शी स्टॉप स्मोकिंग, उसने जो है ना वो स्मोकिंग करना बंद कर दी। शी क्वाइट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसने अपनी स्मोकिंग की आदत को खत्म कर दिया। अब आगे इन्फिनिटिव में स्टॉप का क्या काम है जी, स्टॉप टू वर्ब रिफर्स टू जो है पॉजिंग एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने उसको पॉज करना है एक एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, इसके अलावा आपने कुछ और करना है। लाइक शी स्टॉप्ड टू स्मोक, उसने स्मोक करना बंद कर दी। शी पॉज्ड व्हाट शी वाज गोइंग टू हैव अ स्मोक, अब यहाँ पर क्या हो कि उसने उस चीज को रोक दिया व्हाट शी वाज गोइंग टू हैव अ स्मोक, स्मोक करने के लिए। अब बेटी अगर मैं आपको इसकी मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन बताऊं तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि शी पॉज्ड व्हाट शी वाज गोइंग टू हैव अ स्मोक, इसका मतलब ये है कि उसने अपना काम जो वो कर रही थी, जो भी सरगर्मी कर रही थी वो उसने रोक दी। उसके बाद उसने वक्फा लिया ताकि वो सिगरेट पी सके, सिगरेट नोशी कर सके। ठीक है, यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जो काम कर रही थी इसी आर्जी तौर पर उसने रोक दिया या इसमें वक्फा लिया ताकि वो सिगरेट पी सके। अब अगर इसको मजीद एक्सप्लेनेशन करूं तो शी पॉज्ड व्हाट शी वाज डूइंग, इसका मतलब है कि उसने अपना काम जो भी वो सरगर्मी कर रही थी उसने वक्ती तौर पर रोक दिया टू हैव अ स्मोक, ताकि वो क्या पी सके, ताकि वो सिगरेट पी सके। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं ट्राई के। अब जेरेंड में ट्राई के साथ हमने आईएनजी लगाया, अगेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, रिफर्स टू एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग टू सी इफ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम और हैज अ डिजायर्ड इफेक्ट।
जी तो बेटा यहाँ पर इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि किसी चीज के साथ तजुर्बा करना ताकि ये मालूम हो सके कि आया ये मसले को हल करती है या मतलूबा नतीजा फराहम करती है। कि यहाँ पर बेटे जेरंड में हमने ट्राई को कहाँ पर इस्तेमाल किया कि ये आपको ये बताती है कि अगर हम आसान अल्फाज में ये बात करें, कहते हैं कि किसी नए ख्याल तरीके या चीज को आजमाया जाए ताकि ये देखा जा सके कि वो ये काम करती है कि नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि टू रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, कि अपने कंप्यूटर को दोबारा क्या करना है, रिस्टार्ट करना है, जिसका मतलब एक्सपेरिमेंट विद रिस्टार्टिंग टू सी, कि ये तजुर्बा करने के लिए, इसको दोबारा रिस्टार्ट करके देखने के लिए इफ इट फिक्स द प्रॉब्लम, इसने इस मसले को हल किया है या नहीं। कि कोई भी हो सकता है कंप्यूटर में कोई मसला होगा और उसने उसको सॉल्व करवाया, बाद में इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया देखने के लिए कि आया वो मसला हल हुआ या नहीं। अब बेटे आगे वो जी तो बच्चे आगे इन्फिनिटी में बात करते हैं कि रिफर्स टू मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग डिफिकल्ट। अब बेटे इसका क्या मतलब है, कहते हैं किसी मुश्किल काम को करने के लिए मेहनत या कोशिश करना। एग्जाम्पल में बात करते हैं कि आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, कि मैं वक्त पर अपने काम को खत्म करने की कोशिश करूंगी। यू मेक एन एफर्ट टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, किसका मतलब क्या है कि आपने एक कोशिश करनी है कि वक्त पर अपने काम को मुकम्मल करने की। होप सो कि आपको इन जो है वो वर्ड्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो हम आगे देखते हैं कि आगे हमें उन्होंने क्या। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा जो है फॉरगेट है, जिसका मतलब है रिफर्स टू फॉरगेटिंग दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। इस मतलब है कि माजी में पेश आने वाले किसी वाक्य को भूल जाना। अगर हम इसकी वजाहत की तरफ चलें तो कहते हैं कि इसका मतलब यह है किसी पुरानी बात, कोई भी वाक्य या कोई भी तजर्बे को नजरअंदाज करना या इसकी याद से जो छुटकारा पाना। कि अक्सर इस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब किसी नाखुशगवार तकलीफदा चीज को बुलाकर हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, कि मैं कभी भी आपके साथ इस मीटिंग को भूल नहीं पाऊंगी। रिमेंबर द ओकेजन ऑफ मीटिंग, आपने इस मिलने के जो है ना मौके को जो है वो याद कर रहे हैं या याद रखते हैं। ठीक है, आगे इन्फिनिटिव में अगर बात करें तो कहते हैं रिफर्स टू फॉरगेटिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। यहाँ पर वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में कोई काम करने को भूल जाना। वजाहत में अगर हम चलें तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि किसी चीज को याद रखना जरूरी था लेकिन आप इसे भूल कर आप जो है वक्त पर काम नहीं कर सके। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारी या वादे के बारे में हम जो है ना वो कहते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन हम उसे याद नहीं रख पाते। फॉर एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक करना ना भूलना। यू नीड टू रिमेम्बर टू डू दिस एक्शन, कि आपने इस एक्शन को, आपने इस काम को याद रखना कि हाँ जी ये हमने काम करना लेकिन आप उसको करना भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेटे रिग्रेट। जी तो बेटे अब आगे है हमारा रिग्रेट। ठीक है बेटे, इसकी बात करें बेटे तो इसमें कहते हैं रिफर्स टू फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी। इसमें जो वो क्या कहते हैं किसी ऐसी बात या अफसोस या पछतावा महसूस करना जो माजी में हो चुकी हो। वजाहत में कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप माजी के किसी अमल या वाक़े के बारे में गम या शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। आमतौर पर यह तब होता है या गलती या नुकसान के बारे में जब कोई बात हो रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटे कहते हैं कि आई रिग्रेट टेलिंग हर द ट्रुथ, कि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने उसे सच्चाई बताई। यू फील सॉरी फॉर हैविंग टोल्ड हर, कि आप जो है ना सॉरी महसूस कर रहे हैं कि आपने जो है ना मुझसे सच्चाई जो है ना बता दी। ठीक है, अब आगे अगर इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव में क्या कहते हैं जी बेटे, तो आगे वो बात करते हैं इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव में कहते हैं कि किसी ऐसी बात या अमल पर होने से पहले माजूद ख्वाह होना जो आप करने वाले थे या कहने वाले थे। अगर हम इसकी वजाहत में चलें तो वो कहते हैं इसका मतलब है कि आप किसी बात या काम के मुमकिन असरात को समझते हुए माफी या अफसोस का जो है इजहार करें। लाइक जो है वो आप ये बात करने वाले थे लेकिन आपने बात की नहीं। ठीक है, ये अक्सर किसी तब होता है जी जब कोई नापसंदीदा बात या गैर आरामदा सूरत हाल में कहा जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, कि हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो नाकामयाब रही, वो कबूल नहीं हुई। या ये कि यू आर सॉरी टू टेल देम नाउ, अब आप उन्हें सॉरी करने जा रहे हैं। होप सो कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर बेटे बात करते हैं गो ऑन की, अब कहते हैं कि गो ऑन में कहते हैं रिफर्स टू कंटिन्यू द सेम एक्टिविटी, कि आप वही जो जी तो बेटे यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो वही सरगर्मी जारी रखना या एक ही अमल को बार बार करना या दोबारा करना। यहाँ पर वो कहते हैं वेंट ऑन टॉकिंग, कि वो बातें कर जो है वो करना चाहता था या वो बातें कर रहा था, ही कंटिन्यू टू टॉक, उसने बात जो है वो करना जारी रखी। अब आगे इन्फिनिटिव में कहते हैं कि रिफर्स टू मूविंग ऑन अ डिफरेंट
एक्टिविटी। तो यहाँ पर कहते हैं जी, यहाँ पर बात करते हैं किसी सरगर्मी से बाहर निकलकर एक नई सरगर्मी या काम की तरफ बढ़ना। वजाहत में कहते हैं कि आप एक काम या सरगर्मी को छोड़कर किसी और काम में मशगूल हो जाते हैं। लाइक ये इसी वक्त इस्तेमाल होता है जब अपनी मौजूदा सरगर्मी को मुकम्मल करते हुए एक नया काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में बात करते हैं कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, कि जो है वो तारुफ के बाद शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, तो वो मेन टॉपिक जो है ना वो एक्सप्लेन करना शुरू होगी। शी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हर टॉक, अपनी बात करने के बाद जो है ना वो अगले टॉपिक की तरफ जो है वो मूव ऑन होगी। तो बेटे आई होप कि आपको इनकी बच्चे अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे हम पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। तो पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बात क्या होती है पार्टिसिपल की, कहते हैं कि पार्टिसिपल आर दी वर्ब्स फॉर्म यूज्ड एज एडजेक्टिव। बेटे पार्टिसिपल क्या होते हैं कि ये वर्ब होते हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, यहाँ पर दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, एंडिंग इन आईएनजी। एक पार्टिसिपल वो जिनका एंड जो है वो आईएनजी पे होता है, एंड पार्टिसिपल, और दूसरा पार्टिसिपल यूजुअली एंड इन ईडी और ईएन। दो तरह का पार्टिसिपल होते हैं। ये पार्टिसिपल क्या होते हैं बेटे, ये वर्ब की फॉर्म में होते हैं और ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। और जी बेटे, और इसमें ये दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक जो है वो एंड आईएनजी पे होता है, दूसरा जो है ना यूजुअली उनका एंड ईडी और ईएन पे होता है। अब यहाँ पर कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है एज एन एडजेक्टिव। अगर हम इस्तेमाल करें तो कहते हैं रनिंग वाटर वाज कोल्ड, बहता हुआ पानी ठंडा था। अब ये जो रनिंग उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये जी पानी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, एक वो उस चीज को बयान करते हैं कि आपके जो काम है ना वो जारी है। ठीक है, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस, लाइक दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे, कि आपका एक काम जारी था या जारी है या जारी जो है वो रह रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी पार्टिसिपल का जो है ना वो इस्तेमाल होता है, जो कि आपके सामने उन्होंने बुक दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं इन पार्टिसिपल फ्रेजेस, अब फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है Running down the street, he met an old friend. जी, तो यहाँ पर फ्रेज में वो describes the subject of the main clause के मेन क्लॉज के वो सब्जेक्ट को जो है वो बयान करते हैं। रनिंग डाउन द स्ट्रीट जो है वो गली में जो है वो दौड़ते हुए, ही met an old friend, वो तो अपने एक पुराने दोस्त से मिला। ठीक है, अब यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं कि द क्राइंग बेबी वॉक everyone up, कि रोते हुए बेबी ने सबको जगा दिया। They were laughing at the joke, वो एक जोक पर हंस रहे थे। ठीक है, अब आगे यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, अगर हम पास्ट की बात करें और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें तो कहते हैं the broken vase was expensive, तो टूटा हुआ वाज जो है महंगा था। अब यहाँ पर जो है वो वाज किसको जो है ना वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो टूटे हुए वाज को। अब अगर टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस में, she has finished her homework, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आगे टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, द केक वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन, कि बच्चों से केक वो खाया गया था। तो यहाँ पर ये एक पैसिव की फॉर्म में भी जो है ना हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होप सो बेटे कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। सो हम अगले पेज 29 पर देखते हैं कि वो वहां पर हमें जो है ना वो क्या चीज दी गई है पार्टिसिपल के बारे में। जी, तो बेटे आगे बात करते हैं इन पार्टिसिपल फ्रेजेस की। शॉक्ड बाय द न्यूज के शॉक से शी कुडंट स्पीक, वो बोल नहीं पाई। अब यहाँ पर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, के मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को यहाँ पर बयान करते हैं। बेटे आगे बात करते हैं एग्जांपल्स में। द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट, कि जो पेंट किया हुआ दरवाजा था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था या अच्छा था। ठीक है, आगे कहते हैं दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, वो पहले ही जा चुके थे जब मैं पहुंचा। अब आगे वो बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तौर पर कहते हैं दे द एक्साइटिंग मूवी प्लीज्ड अस मच, कि वो एक एक्साइटिंग जो मूवी थी उसने हमें बहुत ही ज्यादा खुश किया। हर एक्साइटिंग डिस्क्राइब्स अ नाउन मूवी, अब यहाँ पर जो एक्साइटिंग है ना वो किसको बयान कर रही है, वो मूवी को बयान कर रही है, नाउन को बयान कर रही है कि वो मूवी बहुत ही ज्यादा परजोश या बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब अगर पास में बात करें, द एग्जॉस्टेड रनर सेट डाउन टू रेस्ट, अब एग्जॉस्टेड यहाँ पे थका हुआ है, मीन रनर जो है ना वो नाउन को बयान कर रहा है, रनर को, तो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। ठीक है, अब पार्टिसिपल इन वर्ब टेंसेस में, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे आर वाचिंग मूवी, पास्ट कंटिन्यूअस में they were watching, प्रेजेंट परफेक्ट में they have watched एंड पास्ट परफेक्ट में they had। ठीक है, होप सो बेटे आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस। जी, तो बेटे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस में एग्जांपल में कहते हैं saying the rain,
बारिश को देखते हुए we decided to stay indoors कि हमने अंदर रहने का फैसला किया। अब saying the rain provides additional information about why we decided to stay indoors। अब यहाँ पर saying the rain एक हमारे पास phrase है जिसकी वजह से वो हमें ये मालूमात दे रही है कि उसकी वजह से हमने जो है वो अंदर रहने का फैसला किया। अब पास्ट पार्टिसिपल में कहते हैं सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज ही जंप्ड, अचानक शोर की वजह से जो है वो शी जंप, उसने जंप मार दिया। लाइक सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज की अचानक शोर की वजह से प्रोवाइड हमें एक जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है अबाउट व्हाई शी जंप, कि उसने क्यों जंप मारा। होप सो कि बेटे आपको जो है पास्ट पार्टिसिपल की और वैसे पार्टिसिपल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे उन्होंने हर सेंटेंस के आगे हमें जेरेंड, इन्फिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल उन्होंने लिख दिया और बोला है कि इनमें से जो है ना इनकी निशानदाही करें कि ये कौन कौन से हैं। जी तो बेटे मैंने आपके लिए नेक्स्ट जो है वो इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है येलो कलर से, ताकि आपको जो है वो इनको ढूंढने में कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लाइक स्विमिंग हमारे पास जेरेंड है, टू लर्न हमारे पास इन्फिनिटिव है, ब्रोकन हमारे पास पार्ट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, रीडिंग हमारे पास जेरेंड है, टू ट्रेवल ऐसे ही द रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात ये खत्म होती है। आगे वो बात करते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब्स इनटू जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, यूज ईच फॉर्म इन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमारे पास बेस वर्ड है राइट, प्ले, ईट। अब यहाँ पर कहते हैं कि इनको जेरेंड में, इन्फिनिटिव में और पार्टिसिपल में यूज करके मैं बताएं तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जो है वो राइट कर दूंगी, लिख दूंगी, ताकि आपको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी तो बच्चे आगे वो कहते हैं राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग एट लीस्ट 2 जेरेंड्स, 2 इन्फिनिटिव एंड 2 पार्टिसिपल। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लिख दूंगी और फिर उनमें हाईलाइट भी कर दूंगी कि कहां पर आपने जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का यूज किया है। होप सो कि बेटे आज की जो वीडियो है और आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है पूछें, ताकि मैं आपकी हर कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।